वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मेरा नाम धीरज है और आप मेरे साथ 11th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। चैप्टर चल रहा है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्पेक्ट्रम, ये हमने टॉपिक लास्ट क्लास में सीख लिया था। वहां पर हमने ये सीखा था मेन कि अगर एक व्हाइट लाइट को अगर एक प्रिज्म में से पास करते हैं तो 7 डिफरेंट रंग देती है। ये 7 रंग सारे मर्ज होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। इस बात को सोचने के बाद साइंटिस्ट के दिमाग में एक और नजरिया आया। उसने बोला कि वही जो अगर मेरा जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन वाली जो डिस्चार्ज ट्यूब थी, याद है आपको, जब कैथोड रेज एनोड रेज वाला टेस्ट कर रहे थे, और अगर इसमें मैं हाइड्रोजन गैस डालूं और यहाँ पर अगर मैं स्लिट लगाऊं, प्रिज्म लगाऊं और एक यहाँ पर फोटोग्राफिक फिल्म लगाऊं, तो फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर मेरे को कुछ स्पेशल एक लाइंस मिल रही थी। तो एक पैटर्न मिल रहा था, लेकिन ये पैटर्न यूनिफॉर्म नहीं था, टूटा फूटा था, इसलिए इस पैटर्न को बोलते हैं डिस्क्रीट पैटर्न। तो ये जो डिस्क्रीट पैटर्न ऑफ लाइंस मिल रही थी, इसको अगर हमने स्टडी किया तो दे वाज कनेक्टेड विद सम वेवलेंथ, उसके कलर्स के हिसाब से। ठीक है, तो ये जो कलरफुल लाइन थी रेड, तो रेड का हमको समझ में आ गया कि रेड की जो वेवलेंथ है वो लगभग 656 नैनोमीटर होती है। ग्रीन लाइट दिखी हमारे को तो उसका समझ में आया कि ये इसकी वेवलेंथ है। तो इसका मतलब जो इसमें से रेडिएशन निकला और जब उसको मैंने प्रिज्म में से निकाला तो वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर कलर्स नहीं थे, क्योंकि जैसे आप सफेद लाइट होती है आपकी व्हाइट लाइट, उसमें कोई रंग नहीं दिखाई दे रहा होता, लेकिन असली वो 7 रंग की बनी हुई होती है, तो इसलिए वो रंग दिखता ही नहीं है। सो इसी तरीके से जो इसका जो हाइड्रोजन में से जो भी रेडिएशन निकला और उसको हमने पैटर्न फोटोग्राफिक फिल्म पर स्टडी किया, तो हमारे को डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखे। डिफरेंट कलर्स का मतलब डिफरेंट वेवलेंथ। इसको कनेक्ट किया रिडबर्ग ने। रिडबर्ग ने एक फॉर्मूला बनाया कि जो उसका फॉर्मूला था, जो कि विजिबल लाइन जो आपको जब कलर्स आपको अभी ब्लैक फिल्म के ऊपर दिखाई दिए थे, वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, रेड, तो एक साइंटिस्ट थे हमारे जे बाल्मर। 1885 के अंदर उन्होंने एक बड़ा सिंपल एक रिलेशनशिप डेवलप कर दिया कि रिलेशनशिप वाज समवट लाइक दिस कि 1 upon lambda in the wave number, it is in the centimeter, is equals to the 109677. This is called the Rydberg constant, 1 upon 2 square minus 1 upon n square. इसका रियल कंसेप्ट आज ही आपको सिखाना है कि इसका यूज कैसे हुआ और इसका प्रैक्टिकल उसको पढ़ कैसे रहे। ठीक है, ये केवल फॉर्मूला ऐसे समझाने में काम नहीं आता है। इसके समझने के बाद जब बाल्मर ने कंसेप्ट दे दिया तो थोड़े से साइंटिस्ट और आ जाए आगे, उन्होंने बोला यार एक कंसेप्ट तो बहुत बढ़िया दिया, इसी को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया और उन्होंने और एक रिलेशन डेवलप कर दिया। तो साइंटिस्ट इस प्रकार से 5 साइंटिस्ट थे, लाइमन, बाल्मर, सबसे पहले बाल्मर के बाद बाल्मर ने विजन दिया, उसके बाद लाइमन ने, पास्चन, ब्रैकेट एंड पिफॉन, ये इन्होंने 5 साइंटिस्ट ने जो है कंट्रीब्यूशन दिया। और उन्होंने जो डिफरेंट जो लाइंस आ रही थी, ठीक है, वो चाहे विजिबल रीजन में दिखाई दे रही थी, चाहे इंफ्रारेड रीजन में दिखाई दे रही थी, या अल्ट्रा वायलेट रीजन में दिखाई दे रही थी, उन्होंने उसको मैथमेटिकल फॉर्मूले के अंदर डेवलप कर दिया। ठीक है, कि वो लाइंस कब आएगी, कौन सी कहाँ लाइन आएगी, उसके लिए एक जनरलाइज कंसेप्ट डेवलप कर दिया और वो फॉर्मूला बना। ये इस इक्वेशन को बोला गया रिडबर्ग इक्वेशन। 1 upon lambda is equals to r 1 upon n1 square 1 upon n2 square। n1 क्या होगा? n1 इज द एनर्जी लेवल, जिस एनर्जी लेवल पे है, फर्स्ट एनर्जी लेवल नहीं, जिस एनर्जी लेवल पे है। ठीक है, और n2 है किस पे जाना है, मतलब अगर पहले एनर्जी लेवल से दूसरे पे जाना है, ये 2 है तो तीसरे पे जाना है, हो सकता है 2 से आपको चौथे पे जाना हो सकता है आपको सेकंड एनर्जी लेवल से आपको 10वें एनर्जी लेवल पे जाना कुछ भी हो सकता है आपको इन्फिनिटी पे जाना हो। तो n1 और n2 डज नॉट मीन 1 या 2। n1 का मतलब कहां से कहां पर जाना है। हाँ, n1 कम है, छोटे एनर्जी लेवल से बड़े वैल्यू पे जाना है। तो ये एनर्जी लेवल कहां से था, अगर 1 से शुरू करते हो और ऊपर जाते हो तब आपको अल्ट्रा वायलेट रीजन में जाओ देखोगे, और ऐसी लाइंस को बोला गया, उस सीरीज को बोला गया लाइमन सीरीज। सेकंड एनर्जी लेवल से शुरू करते हो और थर्ड और फोर्थ पे जाते हो तो बाल्मर सीरीज, थर्ड से शुरू करके 4, 5, 6 पर जाते हो तो पास्चन एंड सो ऑन। चलो अब इसका क्वेश्चन करते हैं तो आपको बच्चों अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो ये विजन आपको ऐसे, ये विजन मेरे बोलने से केवल 10% ही क्लियर होता है। ठीक है, आपके दिमाग में शायद अभी तक 10% ही आया होगा, हो सकता है कुछ बच्चों को डिस्टर्ब भी किया हो, तो यार समझ कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन आप कुछ न्यूमेरिकल्स करोगे तो आपका विजन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।
पहला क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द, क्वेश्चन को समझ लो, सॉल्यूशन तो बच्चों निकल जाएगा। यहाँ क्वेश्चन ही समझना, ही पूरा टॉपिक समझना है, आंसर निकालना नहीं है। क्वेश्चन का मतलब आंसर निकालना नहीं है, मेरी बात समझो। ये टॉपिक ही समझा रहा है आपको, इतने ये एग्जांपल्स है, आप ऐसे समझो कि जो मैंने आपको बात समझाई है इसकी इलस्ट्रेशन है लॉजिकली, प्रैक्टिकली, न्यूमेरिकल्स के साथ। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एमिटेड, कितनी लाइट एमिट होगी जब इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन का एटम, इट अंडरगो ट्रांजिशन, ट्रांजिशन मतलब अपने व्यवहार को बदलेगा, अपने एनर्जी लेवल को बदलेगा, कहां से कहां तक, फ्रॉम एन एनर्जी लेवल विद N4 टू एनर्जी लेवल 2, मतलब चौथे एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पर आएगा। और उस टाइम जो है कलर ऑफ रेडिएशन क्या होगा, चौथे एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे आएगा। तो हमारे पास हमारा जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, 1/λ इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट अपॉन 1/n1 स्क्वायर से माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है ना, इसकी डायमेंशन क्या आती है, पर सेंटीमीटर। ठीक है ना, लैम्डा की यूनिट आएगी सेंटीमीटर में, तो इसका आंसर आएगा पर सेंटीमीटर ना। n1 क्या था, छोटा वैल्यू, कौन सा एनर्जी लेवल 2। आप चाहे 4 से 2 में आ रहे हो, ठीक है, 4 से 2 में आ रहे हो या 2 से 4 में जा रहे हो, लॉजिक फॉर्मूला यही जाएगा। यहाँ पर फिजिक्स की तरह इनिशियल फाइनल नहीं है। n1 इज द छोटा एनर्जी लेवल, n2 इज द बड़ा एनर्जी लेवल। n2 तो फॉर्मूले के अनुसार रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 109677। n1 कितना है, सेकंड एनर्जी लेवल, ये कितना है, फोर्थ एनर्जी लेवल। सो इसको आप सिंप्लीफाई करो तो यू विल गेट एन आंसर ऑफ 4 पॉइंट, अब मैं देखो बच्चों सीधा आंसर लिख रहा हूँ, 4.86 इंटू 4.86 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसे मीटर में कन्वर्ट करो तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इट विल बी 4.86 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है, और अगर इसको, क्लियर, मेरी बात समझ में आ गई। अब क्या हुआ कि अगर ये वाली वैल्यू स्टडी करी जाए, 4.86 इंटू 10⁻⁻7 मीटर आ गई, और ये वाली वेवलेंथ जो थी, ये वाली जो वेवलेंथ थी, ये कोरस्पॉन्ड टू जो थी वो ब्लू लाइट को थी। ठीक है, ब्लू लाइट को थी। तो इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन सेकंड एनर्जी लेवल से फोर्थ एनर्जी लेवल पे जाएगा, सेकंड से फोर्थ एनर्जी लेवल पे जाएगा या फोर्थ से सेकंड पे जाएगा, तो जो रेडिएशन आएगी उसका जो कलर आएगा वो होगा ब्लू। समझ में आ गई मेरी बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेडबर्ग इक्वेशन के अंदर जो स्पेक्ट्रल लाइन जो है कॉरस्पॉन्ड टू n1 से n3 पे, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, कहता है 1 से लेकर 3 पे जाता है, तो लैम्डा निकालो, फ्रीक्वेंसी निकालो, वो कैसी स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, वो कहाँ को बिलोंग करती हैं, और वो किस रीजन में हो रही है। तो देखो ये थर्ड से फिफ्थ पे जा रही है। अब आप मेरे को बताओ, थर्ड एनर्जी से फिफ्थ पे जा रही है तो कहाँ पे जाओगे, इसके लिए आपको स्टेबल की हेल्प लेनी पड़ेगी। अभी कहाँ पर हो, देखो यहाँ पर इस रीजन को देखो आप, n1 कहाँ है, थर्ड एनर्जी लेवल से किस एनर्जी लेवल पे जा रहे हो, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो ये कौन सा रीजन है, इंफ्रारेड रीजन है। सीरीज का नाम क्या है, पाश्चन सीरीज। ठीक है, फॉर्मूला वही रहेगा। सॉल्यूशन में अगर मैं बात करूं तो 1/λ इक्वल्स टू रेडबर्ग इक्वेशन, रेडबर्ग कांस्टेंट इनटू 1/3 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर। क्लियर बच्चों। तो इसका जो आंसर आया, इसको सिंप्लीफाई कर ठीक है, रेडबर्ग इक्वेशन जो है, रेडबर्ग कांस्टेंट यही लिखेंगे बच्चों, 109677। ठीक है, इसे कैलकुलेशन मैथमेटिक्स करो, ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू, लैम्डा कितना आ गया मेरे पास, 12.82 into 10⁻⁻5 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल्स टू 1282 नैनोमीटर। तो ये जो है वेवलेंथ आ गई, लैम्डा आ गया। फिर आपसे क्या पूछा था, लैम्डा बताओ, फिर क्या पूछा, फ्रीक्वेंसी बताओ। लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या होता है, लैम्डा होता है c बाय फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, c बाय लैम्डा। c कितना है, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ लैम्डा कितना है, लैम्डा कितना है मीटर,
मीटर में ही लिखना है, तो ये 1282 नैनोमीटर है। इसे मीटर में कन्वर्ट कर लोगे तो 10 की पावर -9। सिंप्लीफाई दिस, 2.34 इंटू 10⁻14। ठीक है, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट जो है या तो हर्ट्स लिखते हैं या पर सेकेंड लिखते हैं। फिर इसके बाद ये कौन सी सीरीज मैंने आपको बताई थी कि N1 जो है वो 3 है, देयरफॉर ये सीरीज है पास्चन सीरीज, पास्चन सीरीज है। ठीक है, और रीजन कौन सा था? इंफ्रारेड रीजन था, इंफ्रारेड रीजन। आगे बढ़ते हैं। एमिशन ट्रांजिशन ऑफ ए पास्चन सीरीज। पास्चन सीरीज का मतलब 3 से शुरू करते हैं, ठीक है, और वो कहता है कि पास्चन सीरीज में जो है फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय दिस फार्मूला। नॉर्मल सी बात है, फ्रीक्वेंसी कैसे ही हो गया, N1 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर रिडबर्ग कांस्टेंट, म्यू लैम्डा सब वो कर दिया है, सिंप्लीफाई कर दिया है। कैसे? देखो ध्यान से, यहाँ पर अभी आप क्या पढ़ रहे हो, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू 1/, मान लेते हैं यही लिखा हुआ है पास्चन सीरीज के लिए, 1/3² माइनस 1/n²। अभी आपने क्या सीखा है कि लैम्डा क्या होता है, देखो लैम्डा क्या होता है, c बाय लैम्डा, c बाय न्यू। तो 1/लैम्डा, लैम्डा है c बाय न्यू, तो 1/लैम्डा क्या हो जाएगा, न्यू बाय c। तो न्यू बाय c इज इक्वल्स टू r इंटू दिस वैल्यू 1/3² माइनस 1/n²। सो तो अगर आप मेरे को फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो c को r से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट, तो 3² माइनस 1/n²। लो, c को r से मल्टीप्लाई करके ये आंसर आया हुआ, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, ये क्या लिख दिया है, वो रिडबर्ग कांस्टेंट था, वो सेंटीमीटर में था, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, बस, नथिंग एल्स। ओके, तो फ्रीक्वेंसी दे दीजिए उसने आपको, कहता है कैलकुलेट n इफ द ट्रांजिशन इज ऑब्टेन्ड एट 1285 नैनोमीटर। आपसे वो कह रहा है कि भाई मैंने इसकी जो है क्या करती है, इसकी ये नैनोमीटर क्या है, नैनोमीटर का मतलब ये लैम्डा है, ये वेवलेंथ है, उसको वेवलेंथ मालूम है आपको, तो आपको इससे, आपको यहाँ की वेवलेंथ मालूम है और आपको यहाँ लैम्डा ये वाली वैल्यू निकालनी है n। सो तो कैसे निकालेंगे, न्यू दिया हुआ है। अभी आपने क्या सीखा है मेरे से कि 1/लैम्डा इज इक्वल्स टू न्यू बाय सी। तो न्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, c बाय लैम्डा। तो इस न्यू की जगह क्या लिख दो, c बाय लैम्डा, ठीक है, इज इक्वल्स टू c इंटू आर। ये c इंटू आर तो मतलब ये वैल्यू लिखी हुई है, तो यही लेनी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन आपको इसी हिसाब से चलना है। 3 इंटू 10⁻15 इंटू 1/3² माइनस 1/n²। ना आपको वेवलेंथ लैम्डा, लैम्डा दिया हुआ है, दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, लैम्डा दिया हुआ है 1285 नैनोमीटर। यू नो दिस वैल्यू, स्पीड ऑफ लाइट आपको मालूम है, ये वैल्यू आपको पता है, ठीक है। तो चलो कर देते हैं आपके लिए, एक बार बस सॉल्व करूंगा, आप सॉल्व आप करना। 3 इंटू 10⁸ ऐसा लिखा सी, लैम्डा की वैल्यू लिखो 1285 नैनोमीटर, नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, 10⁻⁻9, ये मीटर में हो गया, इनटू, ये तो मैंने ये लिखा है, इसको नीचे ले आओ, क्या करोगे, 1/3.29 इंटू 10⁻15 इज इक्वल्स टू 1/9 माइनस 1/n²। बोलो क्लियर है? लेट्स से ये सारी, इस सारी वैल्यू का आंसर है x, ये सारी वैल्यू का नाम है x। तो आंसर क्या आ गया आपके पास, देखो x इज इक्वल्स टू 1/9 माइनस 1/n²। सो 1/n² इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1/9 माइनस x। सो सिंप्लीफाई दिस, ठीक है, आंसर को रेसिप्रोकल कर दो तो n² आ जाएगा और फिर उसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों, मेरी बात समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? तो n² जो आएगा, n² जो मेरे पास आया कैलकुलेशन करने के बाद वो आया 24.82। इससे मेरे को मालूम चला कि n जो आया है लगभग लगभग मेरे पास क्या आया है, 25.82, लगभग 84, लगभग 25 के आसपास, मतलब n जो है वो 5 है। इसका यह मतलब हुआ कि मैं फिफ्थ, जो भी पार्टिकल है, जो इलेक्ट्रॉन है, वो थर्ड एनर्जी लेवल से फिफ्थ एनर्जी लेवल पे जंप किया है, इसी वजह से उसको ये वाली वेवलेंथ मिली है।
ठीक है, थर्ड एनर्जी लेवल से फिफ्थ एनर्जी लेवल पे गया है और उसको ये वाली वेवलेंथ मिली है। और अगर वेवलेंथ मालूम चल गई तो हमारे को उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका कलर, उसका सब कुछ पता चल जाएगा। बोलो, यहां तक बात समझ में आ गई? प्लीज टर्न ऑन योर माइक। यस सर। ओके, तो नो सर। नो सर, कहाँ समझ नहीं आया बताओ, कहाँ समझ में नहीं आया सर बताओ। मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। ओहो शिट। चलो फिर आप रिकॉर्डिंग में देखना, ठीक है। मैं अगला क्वेश्चन कर रहा हूँ। यस सर। ओके देखो चलो, बट अभी अभी इस क्वेश्चन में भी वही कंसेप्ट चल रहा है, डोंट वरी। व्हाट ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, व्हाट ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वुड हैव द सेम वेवलेंथ। सेम वेवलेंथ चाहिए, कौन सी? जैसी बाल्मर ट्रांजिशन में मिलती है 4 से लेकर 2 लेवल पे, ऑफ किसके? हीलियम के स्पेक्ट्रम में। अब हीलियम का स्पेक्ट्रम है तो हमारा को याद करो फॉर्मूला क्या बनेगा। बाल्मर ने बताया था हाइड्रोजन का सिंपल, लेकिन ये वो किसका बता रहा है? ये बता रहा है हीलियम के लिए। तो हीलियम के लिए जो मेरा फॉर्मूला बन गया था, हाइड्रोजन को छोड़ के सबके लिए फॉर्मूला क्या है? रेडबर्ग कांस्टेंट अपॉन 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। डन। अब यहाँ पर और n2 z स्क्वायर भी था। अभी तक z स्क्वायर क्यों नहीं लगाया था? क्योंकि यहाँ पर ना बार बार क्या था, इस क्वेश्चन में हाइड्रोजन का ही गेम चल रही थी। लेकिन जब हाइड्रोजन नहीं होगा, जब कोई जिस क्वेश्चन में हाइड्रोजन नहीं होगा उसमें स्पेसिफाई होगा हीलियम, कोई भी एलिमेंट, सोडियम, मैग्नीशियम, वटएवर कुछ होगा। लेकिन जिसमें स्पेसिफाइड नहीं है, मतलब समझ जाना कि वो हाइड्रोजन के हिसाब से चल रहा है। एक बात समझ में आ गई? आगे बढ़ता हूं। कह रहा है हाइड्रोजन के हिसाब से अगर मैं पढ़ता तो वही वेवलेंथ स्पेक्ट्रम चाहिए जो बाल्मर सीरीज में हीलियम के हिसाब से चल रहा है। तो पहले मैं हीलियम के हिसाब से सेकंड से फोर्थ एनर्जी लेवल को स्टडी कर लेता हूं, ठीक है। सो यहां मेरा क्या होना चाहिए? आर को आर ही लिखो, अभी कुछ मत करो, ठीक है। n1 स्क्वायर कहाँ था आपका? 2 स्क्वायर से आप कहाँ गए हो? दूसरे एनर्जी लेवल से चौथे एनर्जी लेवल पे गए हो। Z है एटॉमिक नंबर, कितना है हीलियम का? हीलियम का कितना होता है जी? 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो 1 अपॉन लैम्डा, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 3/4 आर हो गया। ये तो 1 अपॉन लैम्डा आ गया। हाइड्रोजन होता तो क्या करते? हाइड्रोजन में भी तो आपको सेम वेवलेंथ चाहिए, तो हाइड्रोजन की सेम वेवलेंथ कैसे मिलती? 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर, कौन से एनर्जी लेवल से? 1 अपॉन n1 स्क्वायर से n2 स्क्वायर तक, और यहां पर तो 1 स्क्वायर होगा। और क्वेश्चन के अनुसार ये दोनों वैल्यू, ये बना 1 अपॉन लैम्डा और ये बना 1 अपॉन लैम्डा, सेम होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन दोबारा पढ़ो, सुनो ध्यान से। व्हाट ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में भी वही वेवलेंथ है बाल्मर सीरीज की जो कि हीलियम में आ रही है। तो पहले हमने हीलियम की निकाल ली, हीलियम की ये वेवलेंथ का फार्मूला आ गया। हाइड्रोजन की वेवलेंथ का फार्मूला ये चलेगा, तो ये दोनों सेम होने चाहिए। तो इसका मतलब अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3/4 इक्वल होना चाहिए r इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, ठीक है बच्चों। r से r हो गया कैंसिल। अब क्या बचता है यहाँ पर? यहाँ लेफ्ट साइड बचा 3/4 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, ठीक है। अब ऐसा करो, तुक्के मारो, n1 की वैल्यू पॉसिबल डालो, क्या हो सकती है? मान लेते हैं n1 की वैल्यू 1 होगी, 1 से लेकर कहां पर आओगे? 2 पे आओगे, तो कितना हो जाएगा? देखो 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4 तो लगभग आ जाता है 3/4। आ गया ना सेम बात? तो इसका मतलब हाइड्रोजन जो है वो कहां से होगा? हाइड्रोजन में क्या होगा? यहाँ 1 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा। मतलब वो जो ट्रांजिशन है वो सेकेंड एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल पर आना चाहिए। मतलब हाइड्रोजन का जो एटम है वो सेकेंड एनर्जी लेवल से जंप कर कर फर्स्ट पे आना चाहिए, ठीक है। तो वो वही वेवलेंथ प्रोड्यूस करेगा जो हीलियम का, जो हीलियम का इलेक्ट्रॉन जो है सेकेंड एनर्जी लेवल से फोर्थ एनर्जी लेवल पे जंप करके जो वेवलेंथ प्रोड्यूस कर रहा है ना, वो हाइड्रोजन का फर्स्ट एनर्जी लेवल से सेकेंड एनर्जी लेवल तक
जंप करके वही वेवलेंथ प्रोड्यूस करेगा। एम आई क्लियर नाउ? अब समझ में आया आपको? एवरीबॉडी प्लीज टर्न ऑन योर माइक। Yes, sir. अभिजीत क्लियर है? सक्षम क्लियर है? यस सर। ओके चलो आगे पूछ रहा है व्हाट इफ कैलकुलेट द वेव नंबर। वेव नंबर का मतलब क्या होता है? 1/λ निकालना है। 1/λ ही वेव नंबर होता है। तो हमारे को सीधा निकाल दो 1/λ इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट इनटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर होता है। तो आपको ये पूरे का पूरे को लास्ट में आंसर को रेसिप्रोकल नहीं करना है, सीधा यही निकालना है। फॉर द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द बाल्मर सीरीज फॉर द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब होगी? जब देखो एक सिंपल सी बात समझो, आपको वेवलेंथ सबसे शॉर्टेस्ट चाहिए। बड़ी प्रैक्टिकल बात समझो कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है? 1/λ इज इक्वल्स टू रेडबर्ग कांस्टेंट इनटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये है शॉर्टेस्ट वेव। कैलकुलेट द वेव नंबर। वेव नंबर निकालना है आपको, वेव नंबर निकालना है। ये वेव नंबर है, आपको लैम्डा चाहिए शॉर्टेस्ट। तो इसका आप ऐसे समझो, बात को समझो कि ये वाली वैल्यू आपको सबसे बड़ी चाहिए, वेवलेंथ आपको बड़ी चाहिए, तभी आपका अगर वेवलेंथ बड़ी होगी तो वेव नंबर छोटा होगा, और अगर वेवलेंथ छोटी होगी तो वेव नंबर बड़ा होगा। आपको क्या चाहिए? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। अगर ये छोटी होगी तो ये आंसर बड़ा होगा। इसका ये मतलब हुआ कि आपको ये नंबर बहुत बड़ा चाहिए, आपको रिजल्ट बड़ा चाहिए, आपको रिजल्ट बड़ा चाहिए। प्रैक्टिकल, मैं मैथ्स के हिसाब से केमिस्ट्री समझा रहा हूँ, ठीक है? केमिस्ट्री के हिसाब से मैथ्स नहीं समझा रहा हूँ। आपको ये नंबर बड़ा चाहिए। रेडबर्ग तो एक कांस्टेंट नंबर है, इसका मतलब ये वैल्यू बड़ी से बड़ी होनी चाहिए, बड़ी से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद अगर ये ब्रैकेट में, ये तो कांस्टेंट है, इसका मतलब ये वाली ब्रैकेट बहुत बड़ी होती है, ये आंसर इसका बड़े से बड़ा है। अब इसका बड़े से बड़ा आंसर कब आ सकता है? देखो कैसे आ सकता है, सिंपल सी बात समझो। बाल्मर सीरीज में जाना है, इसका मतलब n1 तो है, वो तो 2 स्क्वायर होगा। बाल्मर सीरीज में पहला एनर्जी लेवल सेकंड होता है, और इसके बाद अगर मान लो 3 पे जाता हूं, ध्यान से समझो, तो क्या हो जाएगा? 1/4 माइनस 1/9 इज इक्वल्स टू 9 माइनस 4 इज 5/36। ऐसे ही अगर मैं 1/2 स्क्वायर से 1/4 स्क्वायर पे जाता हूं तो हो जाएगा 16 माइनस 4/16 जो 64, तो 12/64। ये और छोटा हो गया, ठीक है? 5/36 जो है आपको 5/36 जो होता है वो क्या वैल्यू है? मैं आपको बताता हूँ। देखो एक प्रैक्टिकल बात को समझो, मैथ्स को समझो। अगर आप 5/36 करते हो तो आंसर आ रहा है आपको 0.13, ठीक है? अच्छा, अगर आप 12/36 करते हो तो आंसर आ रहा है 0.33। तो आप ध्यान से देखो, ये 13 था, ये 33 है, तो ये नंबर बढ़ गया। सेकंड एनर्जी लेवल से फोर्थ एनर्जी लेवल पे जा रही हो तो ये वैल्यू बढ़ गई है। फिफ्थ पे जाओगे तो ये और बढ़ जाएगी, सिक्स पे जाओगे और बढ़ जाएगी, बहुत दूर जाते जाओगे वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है? तो यहाँ 440 4000 सबसे बड़ी हो जाएगी। सबसे बड़ी लास्ट तक क्या हो जाएगी? लास्ट तक हो जाएगी इन्फिनिटी। तो आप इन्फिनिटी तक जाओ तो ये सबसे बड़ी होगी वैल्यू। तो जब इन्फिनिटी पे चले जाओगे आप, तो इन्फिनिटी पे जब जाओगे तो इसका ये मतलब हुआ कि रेडबर्ग कांस्टेंट इनटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर। 1/इन्फिनिटी क्या होता है? 0 होता है। तो रेडबर्ग कांस्टेंट इनटू 1/4 आ गया आंसर। यही आपका है हाईएस्ट शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, हाईएस्ट वेव नंबर, ठीक है? समझ आ गई मेरी बात? ये वाला रीजन जो है यही है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एंड हाईएस्ट वेव नंबर। क्लियर? तो अब आपको बेसिक आइडिया समझ में आ गया कि वो जो स्पेक्ट्रम हमको दिखाई दे रहा था, लाल नीला हरा पीला, उसकी जो लाल लाल लाइनें नीली पीली लाइनें थी, वो कब हो रही थी? कि जब इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी लेवल से किस एनर्जी लेवल पे जंप कर रहा था,
ठीक है, या हायर से लोअर या लोअर से हायर में जब वो जंप कर रहा था, तो उसी ड्यूरेशन में जो वेवलेंथ, जो कलर्स दिखाई दे रहे थे, वो कुछ विजिबल थे तो विजिबल रीजन में आएंगे, और जो विजिबल नहीं थे तो वो या तो इंफ्रारेड रीजन में जाएंगे या वो अल्ट्रावायलेट रीजन में जाएंगे। सही है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई? ओके, तो ये बात हुई हमारी अब मेन समझने की। तो अब हमारे को कम से कम पैटर्न भी समझ में आ गया कि वेव जो है पैटर्न कैसा डेवलप होगा, पैटर्न कैसा डेवलप होगा। ठीक है, और वो कलर क्यों क्यों आ रहे थे और कब कब आ रहे थे। तो इलेक्ट्रॉन जब जंप कर रहा था तब आ रहे थे। आप समझते हैं बच्चों रदरफोर्ड की ड्रॉबैक्स, कभी हमने बहुत समय पहले, बहुत लेक्चर्स पहले, 5-6 लेक्चर्स पहले हमने रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा था। आज हम उसकी ड्रॉबैक्स को बताने लायक हो गए हैं। देखो, दो चार्ज बॉडी होती है। पहले ग्रेविटेशनल फोर्स को याद है आपको? 10th क्लास 9th क्लास के अंदर ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स क्या था? ये m1 है, ये m2 है, इसके बीच का डिस्टेंस है r। तो ग्रेविटेशनल फोर्स था g इंटू m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। ये था ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लो दो चार्ज बॉडी होंगी, दो चार्ज, तो एक ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और एक नेगेटिव चार्ज हो गया। पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो सकता है, तो एक प्लस क्यू चार्ज हो गया और एक ये माइनस क्यू चार्ज। ये क्यू चार्ज है, दो चार्ज, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। ठीक है, इसके बीच में डिस्टेंस आ रहा है, तो इसके बीच में फोर्स क्या होगा? के कांस्टेंट, जैसे ग्रेविटेशन का कैपिटल जी कांस्टेंट था, ऐसे के कांस्टेंट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो फोर्स इन दोनों चार्जेस के बीच में वो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस इनटू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। एक ये के कांस्टेंट। अब इसकी कांस्टेंट जैसे जैसे हमारा ग्रेविटेशन फार्मूला था वो क्या था? G इंटू m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये उसी एनालॉजी के हिसाब से ही चल रहा है। m1 m2 की जगह यहाँ चार्ज 1 चार्ज 2 हो गया, डिस्टेंस हो गया। ठीक है, यहाँ पर के कांस्टेंट की वैल्यू कुछ और रहेगी, यहाँ पर जी। अभी आपको याद रखने का स्कोप नहीं है, 12th क्लास की फिजिक्स के पहले चैप्टर में ही हम आपको बता देंगे। ठीक है, लेकिन अभी कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो बस अभी मेन बात की क्या जरूरत है? मेन बात की ये जरूरत है कि अगर दो चार्जेस अगर अपोजिट होंगे, समझो मेरी बात को, इसको देखो, अगर यहाँ दो चार्जेस अपोजिट होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और जब इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो Q1 और Q2 ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलो अब ड्रॉबैक को समझते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्ज बॉडी। अब न्यूक्लियर पहले उसकी बेसिक थ्योरी को समझते हैं। दो चार्ज बॉडीज के बीच में, जैसे दो चार्ज बॉडीज है ना बच्चों, Q1 और Q2, इन दो चार्ज बॉडीज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्शन है, अभी हम अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं क्योंकि हम कहाँ बात कर रहे हैं? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस इज पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन अपने आप एक दूसरे को खींचेंगे, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? r। ठीक है ना, अगर दूरी कम होएगी, अगर दूरी कम होगी, डिनोमिनेटर कम होगा, फोर्स ज्यादा हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात, अगर चार्ज ज्यादा होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, तो भी इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, अभी हम बात ही यही कर रहे हैं कि न्यूक्लियस जो है वो चारों इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ, इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है। तो नेचर में क्या होना चाहिए? कुछ इस तरीके से होना चाहिए। ये अगर ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? खींचेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, आपको भी पता है। तो इसका मतलब ये खींचना चाहिए ना, तो खींचते खींचते ये खींचेगा। जब ये खींचेगा तो इसके जो चक्कर है वो कुछ ऐसा स्पाइरल बन जाएगा आपके सामने से, गोल 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 घूमता 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 जो है ये न्यूक्लियस के अंदर घुस जाएगा। ठीक है, और ऐसा ही घुस रहा होगा। और उसने ये बोला था रदरफोर्ड ने कि जब ये इलेक्ट्रॉन से गोल गोल घूमता है तो उसी ड्यूरेशन में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो जो आपको डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम दिखाई दे रहा था, वो इसी ड्यूरेशन में मिलता है जब इलेक्ट्रॉन ऐसे गोल गोल घूमता है। लेकिन उससे ये पूछा गया कि जब इलेक्ट्रॉन भैया ऐसे गोल गोल घूम रहा है और ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाएगा?
न्यूक्लियस के अंदर चिप जाके समा जाएगा। जब न्यूक्लियस के अंदर जाके समा जाएगा फिर तो कोई बात ही नहीं रह गई, इलेक्ट्रॉन गया तो गया कहाँ, ऐसे कैसे चला गया वो इलेक्ट्रॉन। तो इस बात का रदरफोर्ड जवाब नहीं दे पाया था। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये कारण था, इसकी वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन आपका स्टेबल नहीं हुआ। मतलब इलेक्ट्रॉन स्टेबल है लेकिन रदरफोर्ड उसकी स्टेबिलिटी को नहीं समझा पाया कि इलेक्ट्रॉन तो है, अगर इस तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, अगर इलेक्ट्रॉन अगर खत्म हो जाएगा तो कोई भी सब्सटेंस आपके सामने पड़ा हुआ है वो धीरे धीरे वैनिश हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कहाँ चला गया। तो वो इस पैटर्न को नहीं समझा पाया था। और अब लाइनें जो मिल रही थी, आपने इतने बड़े इतने सारे क्वेश्चन करते आए, जो डिस्क्रीट लाइंस मिल रही थी, अब डिस्क्रीट लाइन का भी एक पैटर्न था, उस पैटर्न को भी वो नहीं समझा पाया था कि वो ऐसा मिल रहा है तो ऐसी लाइंस ऐसी मिल रही है तो क्यों मिल रही है। लेकिन अब आपने पीछे जो न्यूमेरिकल्स करके आए हो तो आपने वहां देखा कि जो n1 से लेकर n2 तक गए, n2 से लेकर n4 तक गए, या 4 से लेकर इन्फिनिटी तक गए, तो जब जिस एनर्जी लेवल में कहीं भी जंप करोगे उस ड्यूरेशन में वेवलेंथ आपको दिखाई देगी, कलर्स दिखाई दे सकते हैं। मतलब वो डिपेंड करता है कि कलर्स अगर आपके विजिबल पोर्शन में है तो आपको दिखाई देंगे, नहीं तो वो या तो अल्ट्रावायलेट रीजन में होगा या इंफ्रारेड रीजन में होगा, वो आपको दिखाई नहीं देगा, कलर्स नहीं दिखाई देंगे, लेकिन पैटर्न बन जाएगा फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर। एक्सरे जैसी फिल्म होती है वो उस पे ऊपर पैटर्न बन जाएगा, वह रंग नहीं दिखाई देगा लेकिन लाइनें दिख जाएगी आपको। ठीक है, तो ये चीज जो है वो नहीं बता पाया था। इस चीज